हैं कि मेहनत से अपने व्यक्तित्व को तराशने का हुनर सब में होता है, इसलिए कर्म करते रहें और आगे लगातार बढ़ते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी और इस नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं कई बड़ी खबरों को लेकर, जहां प्रधानमंत्री जो कि 5 देशों की यात्रा पर है, किस तरह इन सब देशों के साथ हमारे आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक संबंध एक नया आयाम लेंगे, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर क्या है खास तैयारियां, ये भी करेंगे आपके साथ साझा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। भारत और घाना के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। घाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने का फैसला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किया गया सम्मानित। आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इक्कीस जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। सत्र के दौरान पारित होंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक। आज से श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। और खेल की खबरों में बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 310 रन। कप्तान शुभमन गिल ने खेली शानदार शतकीय पारी। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं। पहले चरण में वो घाना पहुंचे। पिछले 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा है और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें किस तरह की ऊष्मता और गर्मजोशी महसूस की जा रही होगी। दोनों देशों के बीच 4 समझौते हुए। सबसे अहम बात यह है कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने का फैसला किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एक साथ हैं और घाना के पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine
and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम गाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन धरामानी महामा ने ये पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा घाना के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और भरोसेमंद दोस्त और विकास भागीदार के रूप में योगदान देना जारी रखेगा। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। तो ये समझते हैं कि घाना भारत के लिए कई कारणों से क्यों मायने रखता है, क्योंकि ये प्रमुख आर्थिक भागीदार के साथ साथ एक स्थिर लोकतंत्र भी है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति भी। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी अफ्रीका के अस्थिर इलाके में घाना लोकतंत्र और स्थिरता का चमकता सितारा है। घाना की ये राजनीतिक स्थिरता ही इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार बनाती है। घाना की सबसे बड़ी ताकत है उसका मजबूत लोकतंत्र। 1996 से घाना ने 8 बार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण देखा है। ये उस इलाके में बड़ी उपलब्धि है जो अक्सर सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहता है। रणनीतिक रूप से घाना पश्चिमी अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार भी है।
15 देशों के क्षेत्रीय गुट पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय इकोवास के प्रमुख सदस्य के रूप में घाना भारत के बड़े बाजार और प्रभाव क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। ये खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि घाना के पड़ोसी देश जैसे बुर्किना फासो, माली और कोटे डी आइवर आतंकवाद और अस्थिरता से पूरी तरह प्रभावित हैं। अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला साहेल क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर घाना की स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से भारत और घाना के बीच सुरक्षा सहयोग का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी घाना का महत्व निर्विवाद है। ये नाइजीरिया के बाद पश्चिमी अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके अलावा अफ्रीका के 8वें सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में भी घाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। ये आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत आधार प्रदान करता है। भारत घाना के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में गहरी दिलचस्पी रखता है और घाना अकरा इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, जो पश्चिमी अफ्रीका में आतंकवाद और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास है। आतंकवाद से लड़ने में भारत की विशेषज्ञता और बढ़ता रक्षा उद्योग इस सहयोग के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण, उपकरण आपूर्ति और रक्षा आदान प्रदान शामिल हैं। ऐसे में पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ती चुनौतियों के बीच घाना के साथ भारत के मजबूत होते संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और घाना के अक्रा में मौजूद हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। उनसे समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा का पहला दिन कैसा रहा और क्या इसके मायने हैं। तापस, हम समझना चाहेंगे आपके जरिए। दौरे का पहला दिन ऐतिहासिक रहा। आगरा पहुंचते ही प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामी महामा ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतीक प्रस्तुत किया। उच्च स्तरीय वार्ता जो द्विपक्षीय रिश्तों को समग्र साझेदारी के स्तर पे ले जाने के लिए लेके गए। इनफैक्ट इसको निर्णय लिया गया कि ये आज से समग्र साझेदारी इसको आगे लेके जाया जाएगा। व्यापार, डिजिटल भुगतान, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबले जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। भारत यूपीआई जैसे फिनटेक अनुभवों का साझा किया और पेश किया कि घाना उनसे इसके बारे में और नॉलेज ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। जब उनका जो स्वागत किया होटल में, वो सच में देखने लायक था और जिस गर्म जोशी से उनका अभिनंदन किया गया, वो दर्शाता है कि कितना प्यार भारतीयों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज भी है और उनके दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। और ये पहला दिन रहा। दूसरे दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जाएंगे, घाना पार्लियामेंट, और वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री एक अपना भाषण देंगे घाना के पार्लियामेंट में। और किस तरीके से घाना और इंडिया, भारत जो है एक धागे के साथ पिरोए हुए हैं, ये पता चलता है क्योंकि दोनों ही मुल्क ब्रिटिश कॉलोनिज्म से आगे बाहर निकले थे और दोनों ही मुल्क अब कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, जितनी जल्दी डेवलप नेशन बन सके। तो दूसरा दिन बहुत अहम होने वाला है घाना से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स हो, नवोन्मेष हो, स्टार्टअप्स हो, इस लिहाज से घाना और भारत अहम आर्थिक साझेदार हो सकते हैं और आज का ये दिन भी बेहद अहम रहेगा जब हम बात करते हैं घाना की। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार भी नया सवेरा में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ।
मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का अगला पड़ाव होगा त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां लगभग 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसार भी गिरमिटिया समुदाय की ही वंशज है। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने, देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement गिरमिटियाज। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक, भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं संसद की, जिसका मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत संसद का मानसून सत्र निर्धारित हुआ है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि अमरनाथ यात्रा का आज पहला दिन है, किस तरह से इसका शुभारंभ हुआ है। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं बाबा बर्फानी की। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं का पहला समूह आज श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ। इस दौरान तीर्थयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। ये यात्रा 38 दिन यानी कि 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए गुजरेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, CRPF, PSF, SSB, CISF, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कि शायद इस बार हो सकता है इतने लोग ना आए, तो आप देख सकते हैं उत्साह में कोई कमी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कॉन्वॉय में भी आए, जिससे कि आपकी सहूलियतों का अच्छे से ध्यान रखा जा सके, आपकी सेफ्टी का ध्यान रख सके और सकुशल यात्रा जो है ये पूरी हो सके। तो बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ और आप उनके चेहरों पर यह खुशी बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर देख सकते हैं। पहलगाम बेस कैंप से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में शामिल तीर्थ यात्रियों का कहना है कि उन्हें आतंकवाद का डर नहीं है और हम अमरनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। सभी ने बेहतरीन सुविधाओं के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आभार जताया है। हम चाहते हैं जो भोले बाबा के दरबार पर जो भी यात्री आया है आराम से जाएं और आराम से आते जाएं, धक्का मुक्की मत करें। गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया है, आराम से जाएं और आराम से आएं। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भगवान जी के घर जाएंगे, मन्नत मांगे जो हमने मन्नत पूरी की है। ये मेरा कश्मीर में भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पे जो रिवर है, सिंध रिवर है, वहाँ पे बैठ के हमने फोटोज वगैरह खिंचवाई, बहुत अच्छी व्यू है। आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन में उत्साह है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं राधेश शर्मा बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। बम बम। और पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा से समाज और राष्ट्र को नया मार्गदर्शन मिलता है। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मैं बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आखिरकार अमरनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये जरूरी किस लिहाज से है। अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उसमें से एक इसे माना गया और भगवान शिव के प्रमुख स्थलों में से ये एक है। साथ ही ये प्राकृतिक रूप से हर साल शिवलिंग बनता है, यानी कि जिस शिवलिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक रूप से अपने आप बनता है। और अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, जिस तरह बाबा बर्फानी को अनादिकाल से अनंत हम मानते हैं। इस जगह भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था, यानी अमर होने की जो कहानी है वो सुनाई थी। अमरनाथ यात्रा और इस गुफा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और हर साल जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में ये शुरू होती है अमरनाथ यात्रा और सावन की पूर्णिमा तिथि पर इस यात्रा का समापन किया जाता है। 9 अगस्त तक अमरनाथ की यात्रा चलेगी। 38 दिनों तक ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। बालटाल और पहलगाम मार्ग से होकर पवित्र गुफा तक श्रद्धालु पहुंचेंगे और उनका उत्साह आप देख ही चुके हैं। पवित्र गुफा में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा बर्फानी के दर्शन भक्त कर सकते हैं। 3880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा का ये मंदिर, जहां पर ये आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पर है और 38 दिवसीय तीर्थ यात्रा घाटी के 2 रास्तों से शुरू होती है, जहां बालटाल और पहलगाम का रास्ता है। अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम मार्ग से जाते हैं श्रद्धालु।
वहीं गांदरबल का जो जिला है, जो 14 किलोमीटर लंबा है, ये बालटाल का मार्ग है जहां से यात्रीगण यात्रा करते हैं। दैनिक परामर्श जारी किए जाते हैं इनके रोज के लिए किस तरह से यात्रा को लेकर आप जा सकते हैं आगे, इसको लेकर परामर्श जारी किए जाते हैं। वहीं सीएपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कई कंपनियां लोगों की सुविधा के लिए तैनात की गई हैं। शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। और बाबा बर्फानी की यात्रा पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र इस वक्त पहलगाम से जुड़ गए हैं। अश्विनी, बाबा बर्फानी का उद्घोष हमने वहां के श्रद्धालुओं के मुख पर देखा। किस तरह से आज जब जत्था रवाना हुआ तो क्या तैयारी थी और खुशी और यह आध्यात्मिक महत्व किस तरह से था भक्तजनों के लिए? निश्चित तौर से आंचल, हम यहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे आपको। पहला जत्था आज यहाँ पे, मैं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पे हूँ। नुनवान बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप से आज पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गया है और 4,500 लोगों का जत्था कल जम्मू से आया था, जो कि बालटाल और पहलगाम के रास्ते यहाँ से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना है। मैं जहाँ पर ये मौजूद हूँ, यहाँ पर ये नुनवान कैंप है। नुनवान कैंप पे अगर आप पहुँचेंगे तो अब तक 3.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, देख सकते हैं कि पहलगाम के इस नुनवान बेस कैंप पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का ये पूरा का पूरा सेंटर खोला गया है, जहां पर लोग अपने मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दोनों के जरिए यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेडिकल होना बेहद ज़रूरी है, आधार कार्ड से लोगों का सत्यापन होना ज़रूरी है। बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में, ऐसे ही बालटाल में और ऐसे ही यहाँ पर नुनवान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। 4,500 लोगों का जो जत्था है वो रात में 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के मन में। बम बम भोले और हर हर महादेव से पूरी की पूरी वादी गूंज रही है। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि इससे पहले जो बैसरन घाटी में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसका खैर कोई असर लोगों के ऊपर नहीं दिखता है। ज़बरदस्त उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाया गया, जिस तरीके से लोगों को भीड़ बताती है कि लोगों के मन में किसी तरीके की कोई आशंका नहीं है। 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और ये उम्मीद है कि प्रतिदिन कोटा जारी करता है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। तकरीबन 2,000 से 3,000 बालटाल के रास्ते और साथ ही साथ यहाँ पर जो नुनवान कैंप है पहलगाम के रास्ते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। ऐसी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ नुनवान कैंप पर है, बालटाल कैंप पर, जम्मू के भगवती कैंप पर है, 2 अन्य जगहों पर, 3 जगहों पर जम्मू में है, श्रीनगर में पंथा चौक पर है। तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे ये गुजारिश की जाती है, उनसे ये निवेदन किया जाता है कि वो प्राइवेट साधनों से ना आए, वो कॉन्वॉय के जरिए ही आए। आरोपी जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो बाकायदा कॉन्वॉय को लेकर चलती है और जो दिशा निर्देश है सुरक्षा संबंधी उसका कड़ाई से, पूरी ईमानदारी से उसका पालन करें। ये प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, आम लोगों की तरफ से इस बात की बार बार इस बात का निवेदन किया जाता है। तो निश्चित तौर से चलने वाली ये यात्रा जो कि रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी, लोगों को आकर्षित तो करती ही है, साथ ही साथ लोग यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। सैकड़ों सालों से ये यात्रा चलती रही है। अगर देखें तो कश्मीर के जो राज तरंगिणी है, जो यहाँ का ग्रंथ माना जाता है, जिसको कल्हड़ ने लिखा था, उसमें भी पवित्र अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है। ये माना जाता है कि स्थानीय गणेरिये ने इसकी खोज की नजदीकी स्थितियों में अगर देखें तो, लेकिन इससे पहले सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई राज तरंगिणी में भी अमरनाथ गुफा का, अमर कथा का पूरा जिक्र मिलता है। तो अमरता की खोज की जो चाह होती है हर व्यक्ति में, वो कहीं ना कहीं वही कहानी यहाँ पर भगवान शिव ने सुनाई। शिव और शक्ति दोनों के आवास का स्थान है पवित्र अमरनाथ गुफा और ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है आंचल। और यात्रा बेहद उत्साह के साथ, आह्लाद के साथ, जयकारे के साथ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और शिव शक्ति का ये जो प्रमुख रूप है, जहां आदि अनंत काल से महादेव का वास माना जाता है, उस लिहाज से हमने देखा कि तमाम जो भक्तगण हैं, लेश मात्र भी आतंकवाद को लेकर उनके किंचित मन में कोई डर नहीं था। और जिस तरह की पुख्ता तैयारी की गई है सुरक्षा बलों द्वारा, वो साफ दिखती हुई नजर आती है। आप वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा के लिहाज से स्थिति कितनी मजबूत आप समझते हैं और सुरक्षा कितनी चाक चौबंद? देखिए, सुरक्षा की स्थिति यह है कि आम जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू से चलते हैं
बाकायदा उनके लिए कॉन्वॉय चलता है। निर्धारित समय से वो पूरा का पूरा CAPF की निगरानी में वो पूरा का पूरा श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचता है। 4,500 श्रद्धालुओं का जत्था कल जम्मू के भगवती कैंप बेस कैंप से चला था। वहां से हरी झंडी दिखाई थी LG मनोज सिन्हा ने और वो यहाँ पर तकरीबन 3 बजे के आसपास पहलगाम और लगभग 5 बजे के आसपास बालटाल के बेस कैंप पे पहुंच गया था। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। इसके पहले की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए तकरीबन 80,000 CAPF के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं। सैकड़ों कंपनियां जो है यहाँ पर तैनात की गई है, जिसमें SSB है, BSF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। साथ ही साथ दूरस्थ स्थलों पर अगर निगरानी करने के लिए बात कहें तो सेना के जवान भी तैनात हैं। त्रिस्तरीय नहीं कह सकेंगे, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुद हम यहाँ पर आप दिखाएंगे सुरक्षा हालात का आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की अभूतपूर्व यहाँ पर तैनाती की गई है। CAPF के जो अलग अलग विंग्स हैं, चाहे वो CRPF हो, चाहे वो SSB हो, चाहे वो BSF हो, चाहे वो अन्य जवान हो, वो तैनात किए गए हैं। सेना की भी निगरानी है। ड्रोन के जरिए समूचे यात्रा मार्ग पर जो निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर CCTV फुटेज लगाए गए हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया, क्योंकि पहलगाम के रास्ते अगर देखें तो तकरीबन 45 किलोमीटर का ये ट्रैक पड़ता है। यहाँ से चंदनबाड़ी 18 किलोमीटर आगे जाने के बाद यात्रा शुरू होती है, जो कि पिस्सू टॉप, गणेश टॉप, महागुंड टॉप, पंचतरणी, शेषनाग होते हुए, संगम होते हुए वहाँ पर अमरनाथ पवित्र गुफा पर पहुँचती है। और बालटाल के जरिए अगर देखें तो तकरीबन ये 14-15 किलोमीटर का की पूरा का पूरा ट्रैक है। सीधी चढ़ाई है, सीधी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन परंपरागत जो मार्ग है वो पहलगाम का मार्ग है। माना यह जाता है कि पहलगाम जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को ही वो कथा सुनानी थी, किसी अन्य को नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बैल का जो है बैल को छोड़ दिया था। आगे जो है पिस्सू टॉप पर, शेषनाग पर उन्होंने सर्पों को छोड़ दिया था। गणेश टॉप पर उन्होंने भगवान गणेश को छोड़ दिया था। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। और वो अमर कथा सुनाने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में पहुंचे तो वहां पर मौजूद 2 कबूतर भी थे, जिनको अमरता का संदेश भी मिला। वो अक्सर वहां पर कबूतरों की उपस्थिति आज भी देखी जा सकती है। तो आप ये मान के चले कि जो पौराणिकता का, ऐतिहासिकता का, आध्यात्मिकता का सीधा सीधा साक्षात जागता प्रमाण है। आस्था का अगाध केंद्र है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। हाँ, श्रद्धालुओं से बार बार अपील की जाती है कि निर्धारित समय, निर्धारित मार्ग, निर्धारित व्यवस्था, निर्धारित कॉन्वॉय के जरिए वो यात्रा करें और अपनी यात्रा को सुखद, सानंद और अभूतपूर्व और यादगार बनाएं। आचल बिल्कुल, और इसीलिए बाबा को भोले भंडारी कहा जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उन पर बेल पत्थर भी चढ़ाते हैं तो बाबा खुश होते हैं। और जिस तरह से वहाँ पर भक्तगण इस भक्ति के साथ उद्घोष के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, उनकी यात्रा सुखद ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आपसे साझा करते हैं इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो बात कर रहे थे क्रिकेट की। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 310 रन बना लिए। इंग्लैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 87 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। कप्तान के रूप में ये उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद है। इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे। और बर्मिंघम टेस्ट पर ही बात करने के लिए हमारी संवाददाता सुचित्रा इस वक्त जुड़ रही है। सुचित्रा, कल खेल प्रेमियों के लिए अच्छा दिन था, जहां शुभमन गिल की शतकीय पारी ने कहीं ना कहीं रोमांच पैदा किया। जी बिल्कुल आंचल, अगर बात करें बर्मिंघम टेस्ट की तो इस टेस्ट मैच में अपने जो सबसे हम कहें कि प्रभावशाली गेंदबाज पिछले कुछ समय में रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय टीम खेलने उतरी है। तो बहुत ज़रूरत थी कि भारतीय टीम यहाँ पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करे पहली पारी में, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज़ में 0-1 से पिछड़ रही है भारतीय टीम। ये मैच जीतकर सीरीज़ में बराबरी हासिल करना चाहती है। आप सीरीज़ में 0-1 से पीछे हैं, आप एक ऐसे मैदान पर खेलने के लिए आ रहे हैं जहां पर आपने कभी कोई टेस्ट नहीं जीता है और आप जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने उतरे हैं, क्योंकि उनका भी आपको वर्कलोड मैनेज करना है, हर मैच में उन्हें खिलाना, क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी ओवर तक उन्हें गेंदबाजी करनी पड़ती है, हर मैच में उन्हें खिलाना संभव नहीं है, तो उन्हें आराम देना भी ज़रूरी था।
ऐसे में दारोमदार आता था भारतीय बल्लेबाजों पर और यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने आगे बढ़कर कप्तानी पारी खेली है। सभी बल्लेबाजों को राह दिखाई है कि अगर सीरीज में बराबरी करनी है तो इस तरह का ही खेल दिखाना होगा। और कल जब 80s में थे शुभमन गिल तो वहाँ पर पीठ की तकलीफ से भी वो गुजर रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट को उन्होंने मैदान पर बुलाया, उपचार कराया और उसके बावजूद जिस संयम और सूझबूझ के साथ उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, शतक भी पूरा किया और नाबाद वापस लौटे। वो दिखाता है कि ये जो युवा भारतीय टीम है जिस हौसले के साथ और जो ठान कर गई है उसे वो पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। आंचल, वही सुचित्रा, यशस्वी जायसवाल की अगर बात की जाए किस तरह की उनकी गेंदबाजी रही है और आज का जो दिन है वो किस तरह से रह सकता है टीम इंडिया के लिए? बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल हम कहें कि दुर्भाग्यशाली रहे कि वो शतक लगाने से चूक गए, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की काफ़ी रोमांचक रहा। वो जितना भी स्पेल था जब तक यशस्वी जायसवाल क्रीज पर दिखाई दिए, कुछ नए शॉट्स उन्होंने इजाद किए। वहीं टेस्ट क्रिकेट में T20 क्रिकेट की झलक भी उन्होंने दिखाई क्रिकेट प्रेमियों को, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड की जो ये टीम है ये बेसबॉल के लिए विख्यात है। कैसी भी परिस्थितियां हो, अटैकिंग गेम खेलने में ये यकीन रखती है। तो यशस्वी जायसवाल ने कल जो उनकी जो मेडिसिन थी उन्हीं का ही जो स्वाद कहीं ना कहीं उनको चखाया कि शायद इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं मानकर चल रहे थे कि भारतीय टीम सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है तो कुछ दबाव के साथ बैकफुट पर खेलते हुए नजर आएगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से करारा जवाब दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को, वो वाकई काबिल तारीफ था। दुर्भाग्यशाली रहे कि अपनी जो ये पारी थी उसे शतक में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन वाकई भारत के लिहाज से हम कहें कि एक शानदार पारी जिसने भारतीय टीम को मदद की स्कोर तक पहुंचने में। और आज के अगर हम दिन के खेल की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल नाबाद हैं, साथ में रविंद्र जडेजा भी हैं। इस जोड़ी पर काफ़ी दारोमदार रहेगा कि भारत का जो ये स्कोर है पहली पारी का वो कहां तक जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही भरोसेमंद अनुभवी बल्लेबाज हैं जो इस स्कोर को आगे तक लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल, ये साझेदारी जो है वो किस हद तक आगे स्कोर को बड़ा और बनाएगी ये आज हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खेल जगत की खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं क्योंकि बात हम कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर तो खेल जगत में एक बार फिर बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो की, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होना है। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में वो ही जगह है जहां कभी एक बल्ला उठा था और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को जाना। आज वही जमीन तैयार है एक और ऐतिहासिक लम्हे के लिए, जहां 54 साल पहले जो कहानी सुनील गावस्कर ने लिखी थी वो आज भी हमारे गर्व की मिसाल है। त्रिनिदाद की इस धरती पर आज फिर एक नई इबारत लिखने की तैयारी है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। कभी कभी कुछ जगह अपने ऐतिहासिक लम्हों से सदा जहन में बनी रहती हैं, फिर चाहे वो नाम से हो या सुनहरी यादों से। ऐसी ही कभी ना भूलने वाली कहानी जुड़ी है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन से। ये वो जगह है जहां भारत ने न सिर्फ क्रिकेट का जश्न मनाया था बल्कि करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ दिल भी जीत लिया था। खास बात यह है कि अब ये ऐतिहासिक शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है, जहां 54 साल पहले भारत के क्रिकेट इतिहास का सुनहरा अध्याय लिखा गया था। 6 मार्च 1971 क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन भारत का एक युवा बल्लेबाज जिसने तब पहली बार टेस्ट कैप पहनी, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। अपना पहला टेस्ट खेलते ही उन्होंने वेस्टइंडीज की जमीन पर ऐसा तूफान मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। डेब्यू सीरीज में सुनील गावस्कर के 774 रन आज भी हर खिलाड़ी के लिए विशाल रिकॉर्ड है। सुनील गावस्कर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत साल 1971 में की। गावस्कर ने साल 1971 में वेस्टइंडीज दौरे पर पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था। ये सीरीज उनके लिए काफी यादगार रही थी। उन्होंने अपने करियर की पहली ही सीरीज में वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों के खिलाफ उस डेब्यू सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 774 रन बनाए। इस सीरीज में गावस्कर के बल्ले ने ऐतिहासिक दोहरा शतक सहित 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी बल्लेबाज का डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जिसे 54 साल बाद भी कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है। उस सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को 1-0 से हराया था, जो वेस्टइंडीज में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। जब पहली बार भारत ने वेस्टइंडीज को उसी की जमीन पर हराया था,
तब उस जीत के हीरो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर थे। गावस्कर त्रिनिदाद और टोबैगो को अपना दूसरा घर मानते हैं। एक मैदान, दो पीढ़ियां, एक ने भारत को क्रिकेट की ताकत बनाया, दूसरी ने भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त आवाज दी। पोर्ट ऑफ स्पेन अब एक जगह नहीं, एक प्रतीक है। भारत की यात्रा मैदान से महाशक्ति तक की। इतिहास और मौजूदा दौर में हम सब उसके गवाह हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन, जहां से भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास ने उड़ान भरी, सुनील गावस्कर से नरेंद्र मोदी तक भारत की कहानी और देश के गर्व की जुबानी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। क्योंकि बात पोर्ट ऑफ स्पेन की हो रही है तो उसके क्वींस पार्क ओवल मैदान की ऐतिहासिक पिच से देखिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि कैरेबियाई देशों और भारत के बीच में एक बड़ा संबंध क्रिकेट की वजह से ही रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं क्वींस पार्क ओवल के इस मैदान में और उसकी पिच पर मौजूद हैं, जिस पिच पर भारत के खिलाड़ी लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। अपने डेब्यू मैच की बात की जाए तो सर्वाधिक स्कोर जो है वो उन्होंने खड़ा किया था इसी मैदान पर, इसी पिच पर। एक बार 1971 में ही 124 रन की पारी खेली और उसी साल की अगर बात की जाए तो 220 रन की पारी भी सुनील गावस्कर ने खेली है। और केवल सुनील गावस्कर नहीं, भारत के कई और खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक इस मैदान पर लगाया। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े और महान खिलाड़ियों के नाम भी उसमें शुमार हैं। और ये मैदान वो मैदान है जिस मैदान पर भारत को कई बार जीत भी हासिल हुई है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन की अगर बात करें तो भारतीय मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, जिनकी जड़ें भारत से हैं। करीब 40% आबादी जो इस देश की है उसमें भारतीय मूल के लोग हैं, 40% आबादी की अगर बात की जाए तो। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह भी चुके हैं कि क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर है जो इन दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ती है। ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल देखा जाए तो राजनयिक मुलाकातें नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति को और जो तमाम साझेदारियाँ अलग अलग क्षेत्रों में हो रही हैं उसको तो जोड़ेगा ही, लेकिन एक लंबे संबंध जो क्रिकेट के क्षेत्र में खेलों के साथ रहे हैं कैरेबियाई देशों के, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। ये कहा जा सकता है कि खेल, खासकर क्रिकेट की अगर बात करें तो उसने वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच एक नई मिसाल भी पेश की है। और इस मैदान के म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं तो वहाँ भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी शुमार हैं। सुनील गावस्कर की बात की जाए, सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और वो रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत के खिलाड़ियों को पसंद करते हैं। और भारत के खिलाड़ी ब्रायन लारा की अगर बात की जाए, वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी रहे हैं को भी भारत के लोग बेहद पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे संबंध जो हैं वो भारतीय लोगों के, यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनके और भारत के बीच रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन। और फिलहाल वक्त से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबार के जगत में क्या कुछ खास है आपके लिए। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या कुछ समेट कर लाए हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? शुक्रिया आंचल, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। और इस सेगमेंट में हम खबरें जो हैं वो तराश कर अपने दर्शकों के लिए लाते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है कई मायनों में बेहद अहम, 5 देशों का ये दौरा है और उसको लेकर
अपने पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घाना पहुंचे हैं और क्या कुछ खास हुआ है अभी तक वो हम आपको जानकारी देते हैं। आपको बता दें सबसे पहले तो उनका भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना यानी कि ये वो प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिससे उनको नवाजा गया। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो घाना की संसद को संबोधित भी करने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका होने वाला है। और इसके अलावा अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्योंकि 4 समझौते ऐसे हैं जिन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धन्यवाद व्यक्त किया है। और इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस पूरे जो दौरे को दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा आगे करते हुए नजर आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये 5 देशों की यात्रा, क्योंकि तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय हैं जो यहां से भविष्य की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि जिस तरह से हम जानते हैं कि क्वाड बैठक जो हो रही है काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ उसमें खास हो रहा है, क्योंकि उसमें पहलगाम जो हमला हुआ था उसको लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी पर आगे बढ़ते हुए जो तमाम देश हैं वो भारत के साथ आते हुए नजर आए हैं। और कहा गया है कि पहलगाम के दोषी को दंडित किया जाए साफ तौर पर, और इसके अलावा भी आतंक की कमर कैसे तोड़नी है इसको लेकर भी रणनीतियां और नीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं। क्वाड देशों ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। सदस्य देशों की बात की जाए तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा है कि हमले के दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। और इस तरह की बातें भी की गई है। और आगे की रणनीति कैसे हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पर हमने देखा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या कुछ इसमें आगे है, आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा। और इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो हम जैसा कि जानते हैं ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय साफ तौर पर लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहा है। और इसी कड़ी में लगातार हम देख रहे हैं सिर्फ भारत ही नहीं, इंटरनेशनल फोरम पर भी इस तरह की जो कवायदे हैं उसको और ज्यादा तेज किया गया है। अब की बार क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं। 4 महाद्वीपों के 10 से अधिक देशों में फैले ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। किस तरह से किया गया है, इसमें आपको बता दें कि एनसीबी ने एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 महाद्वीपों के 10 से अधिक देशों में फैले अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया है। और ड्रग्स कार्टेल को खत्म करने के लिए जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है, और चाहे वो कहीं से भी संचालित हो रहे हों दुनिया के कोने कोने से। और ऐसे में भारत पर अगर इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं तो वहां पर इस पर नकेल कसने के लिए साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी दिशा निर्देश दिए थे, आने वाले समय के लिए भी। और इस पर जो है वो नकेल कसने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि एनसीबी जो है वो लगातार अलग अलग जगहों पर इस पर नजर भी रखे हुए हैं, और उसके बाद छापे मारकर वहां पर जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। अभी तक 8 गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं। और जो जानकारी मिली है वो अमेरिका, वो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग सक्रिय हैं उन पर भी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि जो कोविड टीके हैं उनको लेकर तमाम हमने देखा है कि अलग अलग बातें निकलकर सामने आई थी, क्योंकि अभी बीते कुछ हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जब से कोविड-19 के बाद से वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि जिन्होंने वैक्सीनेशन जिनका हुआ है उनको जो दिल का खतरा है या दिल की बीमारी का खतरा है या हार्ट अटैक से संबंधित है या कार्डियक अरेस्ट है, तो उस तरह की जो संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिली है। बल्कि आईसीएमआर ने इसका साफ तौर पर खंडन किया। और किस तरह से खंडन किया है, क्योंकि आईसीएमआर और एम्स ने डिटेल इस पर स्टडी की है। क्या कुछ उस स्टडी में सामने आया है, क्योंकि हमने देखा है कि उनका ये कहना है कि जो ये मौतें हैं ये इनके पीछे वैक्सीन नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल है, क्योंकि लाइफस्टाइल को देखा गया है कि तमाम ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से जो हार्ट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो नज़र आती हैं। और इसको लेकर ये बातें की गई हैं और साफ तौर पर इन दावों को भी गलत किया गया है, ठहराया गया है। स्टडी में ये निष्कर्ष भी निकला है कि हृदय संबंधी कारणों के चलते अचानक से मौतें कई उसके कारण हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक्स, खराब जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियाँ और कोविड के बाद की जटिलताएँ भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ऐसे में वो लोग इसमें उनको दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं जिनके जीवन शैली में साफ तौर पर इस तरह की गंभीर बीमारियां देखी गई हैं। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि जिस तरह से विदेश में तैनात भारतीयों के पीएफ खाते में अब सामाजिक जो सुरक्षा है उसका लाभ किस तरह से आएगा, इसको लेकर भी अब सरकार के बढ़ते कदम जो हैं वो इस रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आए। क्योंकि भारत के ऐसे कर्मचारी जिन्हें भारतीय कंपनियां 3 वर्ष सीमित अवधि के लिए विदेश पर काम के लिए भेजती है, उन्हें जल्द ही सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। और ये लाभ कैसे मिलेगा, इसको लेकर भारत सरकार तमाम देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता भी कर रही है। और अभी तक भारत सरकार 22 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता कर चुकी है, जिसमें साफ तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो देश से बाहर जाते हैं और कई सालों तक वहां पर काम करते हैं। उनको लेकर ये पीएफ खाते में अब सामाजिक सुरक्षा का जब लाभ होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो दूरगामी परिणाम है वो निकलते हुए नजर आएंगे और काफी महत्वपूर्ण यह हो जाएगा आने वाले समय की दृष्टि को देखते हुए। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है उसके बाद किस तरह की स्थितियां
नदियां हैं उस पर साफ तौर पर जो 11 नदी स्थलों पर चेतावनी का स्तर जो है वो पार होता हुआ नजर आया और केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ को लेकर ये जानकारी साझा की है। क्या कुछ है इसमें? असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के निगरानी केंद्रों को उन जगहों के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बाढ़ का खतरा है सामान्य से अधिक है और जल स्तर चेतावनी सीमा को पार कर गया है लेकिन खतरे के निशान से नीचे है। तो ऐसे में अभी से इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इसमें सतर्कता भी बरती जा रही है। तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और किस तरह से जो आसपास के इलाके हैं उनमें कम से कम जो जानमाल का नुकसान है वो हो और किस तरह से उसको रोका जा सके, इस पर साफ तौर पर पैनी नजर रखी जा रही है और इसी को लेकर आगे भी लगातार और ज़्यादा दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी होती हुई नजर आएगी। तो अखबारों की सुर्खियों में तमाम जो अहम खबरें थे वो हम अपने दर्शकों के लिए समेट कर लाए थे और अब चलिए सीधे अन्य खबरों का रुख करते हैं और अपने सहयोगी आंचल के पास चलते हैं। शुक्रिया गौरव, इतने कम समय में तमाम अलग अलग क्षेत्रों से सुर्खियां समेट कर लाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। और अब अखबारों की जगत के बाद वक्त छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला दिल्ली न्यूज़ के नया सवेरा पर रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए इस खास कार्यक्रम के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के निदेशक काश पटेल और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। समिट में 4 प्रमुख मुद्दों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी और आपातकालीन सहायता पर बातचीत हुई। इसी कड़ी में विदेश मंत्री ने बयान दिया कि उन्होंने तय किया है कि क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जिसे वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, वो बहुत जल्द अपने फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास को आयोजित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल का दौरा किया। यहां उन्हें भारत और रॉयल भूटान आर्मी के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने में IMTRAT की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। जनरल द्विवेदी ने भारतीय सेना और रॉयल भूटान आर्मी के सभी रैंकों के साथ बातचीत की और केंद्रित संयुक्त प्रशिक्षण पहल के साथ साथ उसके नेतृत्व विकास के लिए उनकी प्रशंसा की। भारत के सबसे पुराने विदेशी मिशन के रूप में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल भारत भूटान संबंधों की शक्ति और गहराई को दर्शाता है। और अब बात कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। CBDT ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत जो मुद्रास्फीति सूचकांक है उसे बढ़ाकर 376 पर अधिसूचित कर दिया, जबकि ये वित्त वर्ष 2024-25 में 363 था। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर बड़ा फैसला लेते हुए करीब 9,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की। ये 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छटनी है। फिलहाल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। NSO ने भारत में पोषण सेवन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। बताया गया कि 2022-23 और 23-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति और प्रति उपभोक्ता इकाई कैलोरी सेवन के औसत में एक समान पैटर्न देखने को मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 खाद्य समूहों में अनाज प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना। और आइए बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालांकि बुधवार को थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। सूबे में बादल फटने की वजह से कई जगहों पर आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 51 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 21 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्यों में NDRF, SDRF की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच मनाली केलांग मार्ग में सोलंग नाला में अचानक बाढ़ आ गई। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं, लेकिन बाढ़ आने से मनाली केलांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। केलांग की ओर जाने वाले और मनाली आने वाले वाहनों को रोहतांग दर्रे से होकर भेजा जा रहा है। बात उत्तराखंड की, जहां मौसम की बात करें तो यहां अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा, जिसकी वजह से अधिकारियों को हाल ही में हुई बारिश और भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध सड़कों की बहाली में
तेजी लाने में मदद मिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 7 जुलाई तक कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में सिलाई बैंड के पास क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम की यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। और आइए देखते हैं कि नया सवेरा में मौसम का मिजाज किस तरह से है आपके शहर में। तो नया सवेरा में वक्त हो चला कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जिस तरह से हमारी रवायत है, जाने से पहले हम आपको लिए जा रहे हैं केरल में त्रिशूर के ग्रीनलैंड और पीची बांध की सैर पर। पीची बांध त्रिशूर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये बांध केरल के इस शहर की मुख्य सिंचाई परियोजना है। यहाँ पर्यटक पिकनिक के लिए आते हैं, तो आप भी इस प्रकृति से जुड़कर इसे यादगार बनाइए और इन लम्हों को जिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।